आज एक और गंभीर मामला आप सभी के सामने रखने वाली हूं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में डायसिस ऑफ लखनऊ के अंतर्गत संचालित कॉन्वेंट स्कूल बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज की महिला प्रिंसिपल से गैंगरेप का मामला सामने आया। प्रिंसिपल ने आरोप लगाया है कि नौकरी से निकाल देने की धमकी देते हुए संस्था के चेयरमैन बिशप मॉरिस एडगर डैन और उनके बेटे एलन डैन और सेक्रेटरी राकेश छत्री ने उनके साथ दुष्कर्म किया है। जो आरोप लगे हैं उसमें पीड़ित प्रिंसिपल ने, पीड़िता जो है प्रिंसिपल, वो कहती हैं कि इस पूरे मामले के बाद करनालगंज थाने में 23 मई को 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायत में प्रिंसिपल ने यह बताया कि बिशप और उनके साथियों ने उनसे यह कहकर कि तुम्हें ऊपर के अधिकारियों को संतुष्ट करना होगा तभी नौकरी बचेगी, उसके बाद दुष्कर्म किया। प्रिंसिपल ने इस मामले में अपने पूर्व पति विशाल नोवेल सिंह को भी शामिल बताया है। पुलिस बता रही है कि प्रिंसिपल मूल रूप से बिहार की रहने वाली थी, जो हेड मिस्ट्रेस थी। करीब 15 साल पहले प्रयागराज आई थी और कटरा के एक स्कूल में वो प्रिंसिपल के तौर पर काम कर रही थी। महिला ने यह भी बताया है कि उसका 2 साल पहले अपने पति से तलाक हो चुका था, डाइवोर्स थी। आरोपित उनके तलाकशुदा होने का फायदा उठाते हैं और 1 साल से शारीरिक उत्पीड़न कर रहे थे। ये खेल 1 साल से चल रहा था, जहां पर नौकरी से निकाल देने की बात कहकर बार बार पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया जा रहा था। पीड़िता ने नौकरी जाने के डर से किसी को इसके बारे में खुलकर नहीं बताया। उन्होंने बताया कि 7 मई 2026 को बिशप मॉरिस एडगर डैन ने उन्हें फोन करके सेक्रेटरी राकेश छत्री के घर जाने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया तो गंदी गंदी गालियां देने लगे और नौकरी से निकाल देने की धमकी अलग से। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि आरोपितों ने पूर्व प्रिंसिपल को भी इस तरीके से टॉर्चर करके स्कूल से बाहर निकाल दिया। वहीं मामले में एसीपी करनालगंज विमल किशोर मिश्र ने बताया है कि पीड़ित प्रिंसिपल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। महिला की भी मेडिकल जांच और बयान आगे दर्ज कराने के बाद से कार्रवाई की बात कही जा रही है। और इन सब के बीच ये गंभीर मामला जब सामने आता है तो लोग दांतों तले अपनी उंगलियां दबा लेते हैं, क्योंकि एक प्रिंसिपल जो बहुत ही शांति से अपना जीवन यापन कर रही है, काम कर रही है, कमा रही है, लेकिन कुछ लोग जो इस तरीके की हरकत करते हैं, महिला का मनोबल तोड़ते हैं, नौकरी से निकाल देने की धमकी, क्योंकि सभी को पता था कि वो तलाकशुदा है, डाइवोर्सी है, और इसी बात का फायदा उनके साथ काम करने वाले लोग भी उठाते रहे। और आज हम चर्चा इसी बात पर करेंगे कि आखिर महिलाएं कहां सुरक्षित हैं, और महिला चाहे कितनी भी उच्च पद पर क्यों ना हो, लेकिन अभी भी उसे उसी नजर से देखा जाता है, सिर्फ एक भोग की वस्तु। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, पवन उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा शांतनु तिवारी जिला सह संयोजक बजरंग दल से जुड़ गए, उनका भी पक्ष हम जानेंगे। विवेकानंद सिंह अधिवक्ता उच्च न्यायालय हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और पवन, सबसे पहले शुरुआत आप ही से होगी, अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर? पवन, आपको आवाज मिल पा रही है? बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये जो प्रकरण सामने आया है, प्रियदर्शनी जो कि प्रिंसिपल थी बिशप जॉन। जी आपकी आवाज आ रही है? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, हेलो जी बोलिए पवन। हेलो जी जिस तरह से ये प्रकरण सामने आया, जो एक महिला प्रिंसिपल है, उसके बाद जो एक जो बिशप के स्कूल की प्रिंसिपल है, एक रेपुटेड स्कूल की प्रिंसिपल है, जिस तरह से ये मामला आया था, उनके साथ गलत हरकत करने मामला आया था। मैं बता दूं, ये जो मॉरिस डॉन, उसका लड़का जो एलन डॉन है, ये पहले से हिस्ट्री सीटर रह चुके हैं। मॉरिस डॉन जो पुराना हिस्ट्री रह चुका है डॉन, ये पहले भी इसके केसेस है। मैं बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा मामला एक स्कूल में ही आया था। ये पिक्चर थी, जबरन इस पे धर्मांतरण का मामला आया था, उस पे धर्मांतरण करने का मामला आया था, जो कि प्रियदर्शनी ने पहले ही बताया था। लगातार जिस तरह से मॉरिस डॉन, और फिलहाल ये जितने मिशनरी की रैंक्स वगैरह है, ये एक्वायर करता है उनको से सारा मामला देख के मॉरिस बहुत अपराधी रह चुका है, क्योंकि जैसा कि हमें शरह दिखाई जा रही है, जिस तरह से वो अभी के साथ वो है बिल्कुल बैठा है, उनकी देखा जा रहा था कि ये पुराना हिस्ट्री सेटर है, इसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज है।
और सबसे बड़ी बात यह है, बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक जो लीगल तौर पे होता है 5 मुकदमे के बाद गैंगस्टर एक्ट लग जाते हैं, पर अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिस पर इस पे गैंगस्टर एक्ट लगा हो मॉरिस जॉन के खिलाफ। और मॉरिस जॉन अपने लड़का जो एलन डॉन है उसके उसके सह पर रख के ये जितने भी जमीनें हैं और धर्मांतरण का काम करता है, ये लगातार करता रहता है, क्योंकि दोनों बाप बेटे मिलकर एक अपना रैकेट चला रहे हैं और मशीनरी की जितनी भी वहां पे इनकी लैंड्स है उसको एक्वायर करते हैं गलत तरीके से। तो लगातार देखा जा रहा है ये मामला बहुत ही, और प्रदर्शन ने इसको अपने खिलाफ जो लगातार उस पे जो उन्होंने रेप का एलिगेंस लगाया है और लगातार देखा जा रहा था, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एक रेपुटेड प्रिंसिपल के साथ ऐसा करना, और ये बहुत बड़ी बात है, वो अनसेफ है, उनके हस्बैंड भी नहीं है, डिवोर्सेस हैं, उनके बच्चों पे खतरा नहीं भी लगा है। देखा जा रहा है ये बड़ा मुद्दा है। दर्ज करवाने के बाद क्या किसी को हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए, और पीड़िता की ओर से क्या मांग की जा रही है? जी, बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी फिलहाल ऐसा कुछ संभवता नहीं आया है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि जिस तरह से वहां पे पीड़िता ने गुहार लगाई है प्रशासन से, अभी फिलहाल ये प्रशासन ने कहा है जांच का विषय, हम जांच कर रहे हैं और उसके खिलाफ हम जो भी दोषी उसको पकड़ेंगे। पर मैं कहना चाहता हूँ कि इससे पहले भी हरकत ऐसे हो चुकी है। मॉरिस जॉन तो पुराना हिस्ट्री सीटर है, उसके खिलाफ अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई? क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि जिस तरह से मॉरिस जॉन के खिलाफ पूर्व में देखा जाए कि जिस तरह से उस पर इतने सारे केसेस, आखिर 5 केसेस के बाद गैंगस्टर एक्ट लग जाता है, अभी तक नहीं लिए। बहुत सारे केसेस वांछित हैं, और धर्मांतरण का मामला है, लैंड का मामला है, तो अभी तक ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो ताल्लुकात है वो अतीक अहमद जो कि मर चुका है उसके साथ ताल्लुकात है, पर अभी भी जो उसके गुर्गे अतीक अहमद के इसके लड़के और इसका लगातार उनसे टच में है, और जितने भी लैंड का जो वायरस है गलत तरीके से कब्जा करना, तो ये रैकेट चल रहा है। कहीं लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि ये पैसे के दम पे कर रहा है, या तो उसके कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो उसको बचा रहा है। ठीक है पवन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, विवेकानंद जी भी जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं, हम उनसे भी समझेंगे। सर, ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां पर महिला चाहे कितनी भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, लेकिन लोगों की नजरें, कुछ ऐसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं जिनकी नजरें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को एक भोग की वस्तु मात्र समझते हैं। कानून बहुत बनाए गए, कई ऐसे केसेस आए, कई बार फांसी, कई बार लंबे मीडिया ट्रायल्स, लंबे कोर्ट के ट्रायल्स चलते हैं, लेकिन नतीजा कुछ सामने नहीं आता। हर बार महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे में ना आरोपियों के अंदर डर है, ना किसी प्रकार से महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने का हम काम कर पा रहे हैं। सर, ये कैसे रुकेगा और कानून में क्या बदलाव की जरूरत है? सबसे पहले मैं सुदर्शन न्यूज का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस प्रयागराज जनपद की, जो कि संगम साहित्य और सियासत और शिक्षा की नगरी मानी जाती है, उसके एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दे को आपने उठाया है। देखिए, जैसा कि अभी आपके संवाददाता बता रहे थे कि ये जो बिशप है, ये न सिर्फ धर्मांतरण में ये लिप्त है, बल्कि इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है पूर्णतः आपराधिक है। और ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति का ऐसे एक महत्वपूर्ण पद पे होना, जहां पे वो अपने आप को धर्मगुरु के रूप में लगातार गलत कार्यों में संलिप्त भी है। दूसरा, शिक्षा जैसी जो बुनियादी जो एक आधार होता है किसी भी बच्चे को एक सामाजिक रूप से जो है तैयार करके एक सभ्य समाज में इंसान के रूप में उसकी उपयोगिता को सिद्ध कराने के लिए, वहां पे ऐसे नीच प्रवृत्ति के लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ आपराधिक कृत्यों से एक पद पे पहुंचते हैं, अपने गलत तरीकों से वो धन उगाही का काम करते हैं, और वो धर्मांतरण की आड़ में वो न सिर्फ विदेशों से फंड लेते हैं, बल्कि जो वहां पे जो गार्जियंस जाते हैं, जो अभिभावक होते हैं बच्चों के, उनसे भी अनाप शनाप तरीके से जो है इन लोग अपना पैसा उगाही करने का काम करते हैं। जहां तक रही बात ये प्रिंसिपल जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि इनके साथ गैंगरेप हुआ है, तो ये पहला मुद्दा नहीं है, ऐसे तमाम एफआईआर इनके ऊपर हो चुके हैं। लेकिन बलात्कार जैसा जघन्य अपराध किसी भी सभ्य समाज में क्षम नहीं है, और निश्चित तौर पे इसकी जांच होनी चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि इस बार इस मामले का संज्ञान हमारे अधिवक्ता समाज ने भी लिया है, और इसके जड़ तक जाने का हम लोग काम करेंगे। प्रदेश के अंदर महाराज योगी जी का शासन है, और निश्चित तौर पे रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा यहाँ पे, और इस जांच को हम लोग भी बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं। और इस बार इस जांच को हम लोग चार्जशीट में हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि सारे वो फैक्ट्स आए जो महिला द्वारा, प्रिंसिपल द्वारा ये आरोप लगाया गया है, और इस बार इनको कटघरे तक
बिशप को लाना, ये नैतिक जिम्मेदारी हम अधिवक्ताओं की भी बनेगी और इंसाफ ये प्रिंसिपल महोदय को हम लोग निश्चित पर दिलाने का काम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर, क्योंकि जरूरी भी है ये जो तस्वीरें हर रोज हर जो खबरें बार बार आती हैं, कहीं ना कहीं बाकी की जो देश की महिलाएं ऐसी खबरें जब सुनती हैं तो उनका मनोबल भी टूटता है। हमारे साथ शांतनु तिवारी भी हैं। तिवारी जी, ये एक मामला नहीं है, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर हर वक्त महिलाओं को निशाना बनाया जाता है। हम यही देखते हैं कि महिलाएं ना ऑफिस में सुरक्षित हैं और ना घर पे सुरक्षित हैं, और इसी वजह से ये समस्याएं जो है हमारे साथ आती हैं। और कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि चाहे कितना भी अच्छा माहौल हो, लेकिन एक नज़र ऐसी पड़ती है कुछ लोगों की कि महिलाएं खुद को असहज महसूस करती हैं। और अब कुछ टेक्निकल इशू की वजह से तिवारी जी से संपर्क हमारा टूट गया है। पवन, आपसे भी ये सवाल रहने वाला है कि महिलाएं आखिर कहाँ सुरक्षित अपने आप को महसूस करें? घर पर सुरक्षित नहीं है। कई ऐसे केसेज आते हैं जहाँ पर खुद रिश्तेदार परिवार के लोग शामिल होते हैं, कहीं ऑफिसेज हो गए, कहीं पर रास्ता हो गया, लेकिन महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल जो गवर्नमेंट देने का वादा करती है वो भी तो नहीं हो पा रहा है। जी सुचित्रा, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जिस तरह से हम नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी शक्ति की लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, नारी शक्ति की बात की जा रही है, नारी शक्ति के लिए हर पूरे यूपी में, पूरे मैं कहता हूँ पूरे के पूरे भारतवर्ष में अलग अलग कैंपेनिंग, अलग अलग रैली, अलग अलग एक पूरी एक माहौल बनाया जा रहा है। पर मैं बात करता हूँ क्या नारी शक्ति का पालन अभी हो रहा है? जब महिला सुरक्षित नहीं है घर से अपने निकलते वक्त, वो कहीं बाहर जा रही, नौकरी करने जा रही है, क्योंकि आजकल हर महिला जॉब करने जाती है, तो लगातार ये देखा जा रहा है। क्योंकि ये गैंग रेप का मामला बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि ये एक मामला ऐसा जो कि एक बिशप है, बहुत बड़ी पद है बिशप का, और एक प्रिंसिपल है स्कूल की, उसके साथ ऐसा हरकत हो रहा है। तो क्या जो आम महिला है जो घर से निकल रही है, वो क्या उन पे ऐसी हरकतें नहीं हो सकती है? दूसरी बात की जो ये मॉरिस डॉन उसका लड़का है, लगातार इनके ऊपर जो केसेस है, वो केसेस पे आखिरकार उनकी जो इनके ऊपर जो फाइल उन पे केसेस हुए हैं, अभी कीरगंज में मामला था जिसमें चार्जशीट भी फाइल हो चुकी थी, तो ऐसे ऐसे मामलों पे क्यों उस पे कार्रवाई नहीं हो रही है? प्रशासन से बात करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या लगता है कि या कि पैसे का रुतबा या तो कहीं पर कुछ पॉलिटिकल मुद्दे है उस पे है। क्योंकि इनके साथ आप देख सकते तस्वीर में अतीक अहमद साथ में बैठा हुआ है, और इसका लड़का जो अनिल डॉन है लगातार उस पर भी केस है, और उनके कुछ दोस्तों के साथ 25,000 रुपए इनामी गिरफ्तारी भी है। तो घोषित किया भी गया है ऐसे लोग पे, आखिर पुलिस इनको क्यों नहीं ढूंढ रही, इनके खिलाफ एक प्रॉपर एक्शन क्यों नहीं ले रही? लगातार ये देखा जा रहा था। और दूसरी बात की कि महिला की बात बार बार किया जाता है, क्या महिला वास्तव में सुरक्षित है? क्योंकि गैंग रेप जैसा मामला एक बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है, उस पर लगातार ये मामला लगातार उठ रहा था। और मॉरिस जॉन के खिलाफ आप देख सकती हैं एक पेपर में पूरा उनके खिलाफ एक केसेस है, और कहा जाता है कि जब आप पर 5 केसेस हो जाते हैं लगातार तो आप पे गैंगस्टर एक्ट लग जाता है। तो गैंगस्टर भी अभी ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे न्यायालय के साथ एक एडवोकेट साहब बैठे हुए, उन्होंने खुद ही बताया सारी चीजें को लेकर। तो लगातार ये देखा जा रहा है आखिर चूक कहाँ हो रही? क्या प्रशासन से कोई चूक हो चुकी है जो प्रशासन लगातार विवेकानंद जी, कार्रवाई नहीं कर पा रहा है? चूक की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कानून में अलग अलग तरह से संशोधन होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं मौजूदा स्थिति को देखते हुए। लेकिन सवाल यह है कि जब कोई कानून व्यवस्था में बदलाव होता है तो जो आरोपी हैं, जो इस मानसिकता से पीड़ित हैं, वो आरोपी नए नए पैतरे अपनाते हैं, नए नए तरीके से जो है वो उस घटना को अंजाम देते हैं, और आगे चलकर हम ये देखते हैं कि उन पर उस प्रकार कार्रवाई नहीं हो रही है जैसी होनी चाहिए। फिर कानून में बदलाव की जरूरत पड़ती है। क्या हम एक दूरदर्शिता के हिसाब से कानून ऐसा नहीं बना सकते कि आने वाले समय में अगर आरोपियों के पैटर्न बदलते हैं तो हम उस हिसाब से कानून को भी बदले, ताकि जल्द से जल्द उन्हें सजा मिल सके, एक डर आरोपियों के मन में बिठाया जा सके कि अपराध हमें नहीं करना है? देखिए, मैं मानता हूं कि जो वर्तमान में जो कानून है वो अपने आप में पर्याप्त है। जरूरत है इसके जो जांच है, जो भी विवेचना अधिकारी हैं इसकी अच्छे से जांच करें, और जो आरोपित पक्ष है उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अभी तक का, जैसे कि अपराध करते चला आया है, उन सब को समावेशित करते हुए उसकी चार्जशीट इतनी पुख्ता बने कि इन फ्रंट ऑफ कोर्ट वो फिर उसके कोई भी दलील न बच पाए। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि कई बार जो ये आरोप लगाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं एक विद्वेष की भावना से भी लगाया जाता है। कई बार ऐसे कोर्ट में मामले आए हैं। हाँ जी, कई बार जो है वो फिर प्रोसिक्यूशन के दौरान जो है वो फिर आधार कमजोर हो जाते हैं, जिस कारण से वो कोर्ट में कई बार साबित नहीं हो पाता, वो कमजोर पड़ जाता है। लेकिन चूंकि जैसे मैंने बताया कि इस बात से पूरा का पूरा अधिवक्ता समाज बहुत ज्यादा अपने आप को इस बार जो है ये कलंक के रूप में देख रहा है। जितनी समृद्धशाली जो इतिहास रहा है प्रयागराज का, साहित्य की नगरी है, सियासत की नगरी है, संगम की नगरी है, शिक्षा की नगरी है। और ये बहुत अच्छा एक मैसेज भी है कि अधिवक्ता समाज खुद इसका संज्ञान लेते हुए आगे बढ़ रहा है और इस पर कार्रवाई की जो है मांग कर रहा है। हमारे साथ शांतनु तिवारी भी जुड़ गए हैं। तिवारी जी, आपसे सवाल यही होने वाला है कि
कई बार ऐसा होता है और आजकल ये मामले बहुत ज्यादा हो गए जहां पर नौकरी से निकाल देने के नाम पर, नौकरी का झांसा देने के नाम पर महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में क्या वो कदम जागरूकता के लिए और एक संगठन के हिसाब से जो है आप लोग उठाने वाले हैं ताकि ऐसे मामले अब कम हो सके? क्योंकि बार बार महिलाओं को टारगेट करना कहीं ना कहीं बाकी महिलाओं के मनोबल को तोड़ता है। जब हम इस बड़े से लोकतांत्रिक देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें संसद तक पहुंचाने के लिए अक्सर सियासी लड़ाइयां देखते हैं। बिल्कुल, हमारा संगठन और हमारा पूरा विचार परिवार इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया हुआ है। जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात होती है और लगातार प्रधानमंत्री जी और योगी जी लगातार महिला सशक्तिकरण की लगातार रैलियां लगातार होती रहती हैं और इसमें महिला के साथ और ऐसा एक शिक्षा के मंदिर में गैंग रेप जैसी क्रिया करना बहुत ही दुखद है। हम पूरा परिवार, हमारा पूरा विचार परिवार, हमारा पूरा संघ परिवार महिला अपनी बहन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ हम लोग प्रशासन से एवं अपने माननीय योगी जी से विशेष आग्रह है कि ऐसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई हो और एनएसए के तहत इन पर गैंगरेप के तहत पूरा ये चक्रव्यूह है और ये छोटे मोटे चक्रव्यूह नहीं, इसमें पूरा संचालक और जैसे लोग इसमें मिले हुए हैं तो इसकी एक बहुत बड़ी साजिश है और इस पे एक उचित कदम होगा और हमारा पूरा संगठन और हमारा पूरा परिवार बहन के साथ खड़ा है और हम प्रशासन से सबसे आग्रह करेंगे उचित कार्रवाई हो। ठीक है, एक बार फिर पवन आपके पास आती हूँ। जरा ये समझाइए कि ये गैंगस्टर एक्ट को लेकर जब आप बात कर रहे थे कि 5 से ज्यादा जब मामले हो जाते हैं तो गैंगस्टर एक्ट लगता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एक आरोपी कई मामलों में वो आरोपित है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, आगे और केसेस दर्ज होते रहते हैं, क्या कहीं ना कहीं से ये समझा जा सकता है कि कोई ऐसा संरक्षण है, पॉलिटिकल सियासी संरक्षण है जिसकी वजह से जो है कार्रवाई नहीं हो पा रही है जो होनी चाहिए एक्चुअल में? जिस तरह बता रहा हूँ, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि पैनल जिसे लिखा जाए ये कहीं न कहीं पैसे का ठीक है पवन, आपके पास एक बार फिर आऊंगी। आपकी आवाज कुछ नेटवर्क इशू की वजह से हमें मिल नहीं पा रही है। मैं अधिवक्ता विवेकानंद सर के पास आऊंगी। सर, इसके पहले भी हमने कई बार ऐसे केसेस देखे हैं और जब हम दुष्कर्म की बात करते हैं तो ऐसे नहीं है कि मामले ये नए हैं और ना जिस महिला को अब निशाना बनाया गया है वो कोई लाचार, कोई अबला थी, वो सबला थी, खुद कमा रही थी, अपना घर परिवार खुद को भी अच्छे से देख रेख वो कर रही थी। इसके पहले भी हमने देखा, अभी हाल फिलहाल की सर 2 घटनाएं हैं, ट्विशा शर्मा और दीपिका नागर के केसेस, कभी डाउरी के नाम पर, कभी नौकरी से निकाल देने के नाम पर बार बार महिलाओं को इस तरीके से निशाना बनाना, और अब जाकर जब ये मामले धीरे धीरे सामने आ रहे हैं तो लोगों में रोष भी है। क्या सर सिर्फ रोष काफी है या एक केस हो जाने के बाद, एक घटना हो जाने के बाद केवल कैंडल मार्च निकालना काफी है या जागरूकता की जरूरत है? अगर है तो फिर कहां कैसे कर सकते हैं? विवेकानंद जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, कुछ नेटवर्क इशू की वजह से शायद जो है टेक्निकल इशू की वजह से हमारी आवाज़ विवेकानंद सर तक नहीं पहुंच पा रही है। पवन, एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाह रही थी कि इस पूरे मामले पर पीड़िता के अलावा क्या परिवार वालों की ओर से कोई बयान सामने आया है और क्या कार्रवाई की मांग इस वक्त पीड़िता के और परिवार वालों की ओर से की जा रही है? जिस तरह बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो पीड़िता है प्रियदर्शनी, जो कि प्रिंसिपल, उन्होंने लगातार अपनी बातें रखी है वहां पर, आप FIR में देख सकती हैं। वो लगातार अपने बच्चों के साथ बहुत डरी और सहमी हुई हैं। उनका लगातार यही गुहार है कि हमें न्याय दिया जाए, न्याय हमें बिल्कुल जो डिसीजन है वो सही दिया जाए और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो कहीं ना कहीं पीड़ित या पीड़िता जो है बहुत ही डरी हुई है, क्योंकि उनके आगे पीछे है नहीं, उनके जो पेरेंट्स घर में वही है, तो वो अकेले ही है यहाँ पे। तो वो
लगातार बहुत कम बात भी लोगों से कर रही हैं, क्योंकि हमने कोशिश भी की उनसे बात करने की, पर सामने कोई बहुत काफी उठी हुई है। तो लगातार देखा जा रहा है वो नाई गुहार भी लगा रही है। उनके परिवार से कोई बयान तो नहीं आया फिलहाल। अभी हम उनसे बात करने की कोशिश भी कर रहे थे, फिलहाल उनसे बात भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो एक डरी से सहमी से हुई है और लगातार उनका यही गुहार है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमें एक सिक्योरिटी पॉइंट मिलना चाहिए, हमें एक सुरक्षा मिलना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये जो और लोग साथ में है जो कि लगातार उनको धमका रहे हैं और उनके लगातार आपने देखा उन्होंने गैंग रेप का भी उन्होंने लगाया है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत डरी से सहमी से ठीक है, विवेकानंद जी आपके पास आती हूँ और मेरा सवाल सर आपसे यही था कि न सिर्फ दुष्कर्म के मामले, और ये कोई बेचारी अबला नहीं थी, ये बिल्कुल सबला थी, खुद के लिए सक्षम थी, अपने बच्चों को भी देख रही थी, लेकिन फिर भी निशाना बनाया गया। हम कैसे देखें सर, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 2 डावरी के ऐसे केसेस आए हैं जिनमें दीपिका नागर, त्विषा शर्मा का केस शामिल है, किसी का मर्डर तो किसी को आत्महत्या वो लगता है। अब ये पूरा मामला ऐसे बार बार सामने आ रहा है। सर जागरूकता की हमें कहाँ जरूरत है, और अगर जागरूकता कर सकते हैं तो कैसे करें कि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, समाज में जो मानसिकता है उसमें बदलाव किया जा सके। देखिए, इसके लिए मुझे लगता है कि मेरा जो वर्जन है वो ये है कि जैसे जो आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है इस चैनल, ये लड़ाई सिर्फ प्रदर्शनी सिंह की आज की तारीख में नहीं है। अगर समाज में इसका एक अच्छा एक संदेश अगर जाना है तो समाज को इस लड़ाई को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। समाज को ये लड़ाई खुद अपने हाथ में लेकर के लड़ना पड़ेगा, जिसमें आप एज ए चैनल आपने इस बात को उठाया। अधिवक्ता के रूप में हमारा समाज अब जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग संकल्पबद्ध हैं कि इस लड़ाई को हम लोग आगे आके लड़ेंगे। प्रदर्शनी जी से हम लोग का कोई जान परिचय नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग संपर्क करके उनको अपनी तरफ से मजबूती देने का काम करेंगे, क्योंकि मेरी भी बेटी है, हमारे घर परिवार में भी महिलाएं हैं। जब तक ये समाज इस तरीके से रहेगा कि कोई भी बलात्कार करके या ईव टीजिंग करके या इस टाइप से डॉरी के जो केसेस अभी रिसेंटली चल रहे हैं तमाम चैनल्स पर, तो ऐसा अगर असुरक्षित समाज यदि रहा तो हम एक विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं, एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिर आने वाले जो समय में जो हमारी जो पीढ़ियां होंगी उनको कैसा समाज, कैसा राष्ट्र। बिल्कुल, यही सवाल तो बार बार उठता है कि जब हम एक विकसित भारत की बात करते हैं, जब हम एक उन्नत समाज की बात करते हैं, तो ऐसी चीजें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। शांतनु तिवारी जी हमारे साथ बने हुए। शांतनु जी, ये पूरा मामला जब से सामने आया है, लोगों में एक अलग आक्रोश है। आक्रोश इस बात को लेकर भी है कि जिस महिला को टारगेट किया गया है और नौकरी से निकाल देने की बात जब कही गई है, तो महिला डर सहमत कर उनकी बात को मानने के लिए वो हामी भर देती है। सवाल ये भी है कि एक बहुत ही उच्च पद पर पादरी है, उसका बेटा भी इस पूरी घटना में जो है शामिल है। अब क्या हम ये नहीं समझ सकते कि आज अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो ये जो बेटे को शिक्षा दी जा रही है पादरी की ओर से, ये आगे चलकर और भी ज्यादा जो है मुश्किल भरी घड़ी हो जाएगी, बहुत ही चिंताजनक स्थिति बन जाएगी। बिल्कुल, और ये चिंताजनक ही नहीं, ये पूरा शिक्षा मंदिर, जो हम लोग शिक्षा का मंदिर जिसे कहते हैं, अपने घर की बहन और बेटियों को जिस शिक्षा के मंदिर में हम लोग भेजते हैं पढ़ने के लिए, और एक सामाजिक स्तर पर इसका एक दुष्प्रचार जाएगा। कोई अब घर की बहन बेटियां नौकरी के लिए निकलती हैं, वो क्या सोच के निकलती हैं कि घर के जाएंगे, घर चलाएंगे, बिल्कुल पति का हाथ बढ़ाएंगे, पिताजी का हाथ बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसे तो समाज के ही वो लोग हैं जो उन महिलाओं को भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे। शांतनु जी, इस बात से तो हम सब बिल्कुल हम जानते हैं कि जब महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो वही वो समाज है जो उन्हें बाहर निकलने पर मजबूर भी करता है, और जब निकलती हैं तो उन पर कई सवाल भी खड़े करता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, शांतनु तिवारी जी आपका भी, विवेकानंद सिंह जी आपका भी, आप जुड़े और आपने बताया कि हम किस तरीके से जो है इसमें जागरूकता ला सकते हैं। पवन, आपने भी जानकारी दी, बहुत धन्यवाद आपका। और आप प्लीज इस पर अपडेट जो है लेते रहिएगा, क्योंकि सुदर्शन न्यूज इस खबर को उठाया है और सुदर्शन न्यूज इसको अंत तक, लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएगा और उन तमाम लोगों को सजा दिलवाने का भी जो है काम करने वाला है। आवाज को प्रखरता के साथ उठाएगा और आगे भी ऐसे विषय हम लेकर आते रहेंगे ताकि समाज में जागरूकता भी बढ़ती रहे।